गुड इवनिंग। अध्ययन अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत है। और आपका ये साइंस वाला दूसरा सीरीज है। ज्योग्राफी के पहले मैंने 5 सीरीज करवाए थे, तो इसमें भी 25 क्वेश्चन हैं। इनको हम लोग देखते हैं। तो 25 क्वेश्चन साइंस वाले हैं, इसको हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा, विद्युत विभव किलोवाट सेकंड, विद्युत बल किलोवाट मिनट या विद्युत शक्ति किलो घंटा। ठीक है ना। तो इसमें चूंकि ये तो यही पूछा गया है कि कौन सा सही है, तो चूंकि उसमें निश्चित सी बात है कि विद्युत ऊर्जा ही पहला है। किलोवाट घंटा में ही विद्युत ऊर्जा को मापते, तो किलोवाट घंटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा पहले का। ठीक है, बाकी तीनों क्या है? गलत है। ओके। दूसरा है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर, प्रथम नियम पर, द्वितीय नियम पर, या आर्किमिडीज का सिद्धांत? देखिए, मैंने पिछले पेपर में तीनों नियमों का व्याख्या किया, तो न्यूटन का इसमें क्या हो जाएगा? तृतीय नियम है, आप जानते हो। तो रॉकेट जो आगे बढ़ता है उसमें जैसे कि अलग अलग PSLV, GSLV, SLV, ASLV, तो रॉकेट क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पे आगे बढ़ेगा, है ना। क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है ना, प्रतिक्रिया। तो एक्शन रिएक्शन के आधार पे आगे बढ़ेगा। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है? तो न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक है। तो रॉकेट जो भी हमारे पास इस समय है वो या तो PSLV है, और एक दूसरा क्या है आपका, एक GSLV है। ठीक, इसी दिन इस पे क्वेश्चन डाल के पूरा बताऊंगा मैं आपको। और जो GSLV है उसका ही मॉडर्न एक संस्करण है, एल्बियम मैक थर्ड है। अब यहाँ पे चूंकि साइंस की दृष्टि से पूछा कि किस सिद्धांत पर है, तो न्यूटन के तृतीय नियम पर है। इसके बाद है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होती है शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, है ना। तो पूछा क्वेश्चन कि कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है ना। गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए, कि शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, कि अधिक प्रोटीनों को भंग करने के लिए? कौन सा होगा बताओ? सर्दियों में सीधी सी बात सर्दी लगती है ना। मनुष्य का शरीर का तापमान कितना है? तो आपने कहा 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री क्या हो जाएगा? फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अब शरीर का कभी पूछा जाए कि तापमान कब बढ़ता है, तो कभी बढ़ता नहीं है। अगर तापमान बढ़ेगा 1-2 घंटे के लिए तो फीवर आएगा, जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा। और तापमान घटेगा तो छींक आएगी, कोल्ड कफ, पूरी ठंडक फेफड़ों से शरीर से बाहर आ जाए। ये बात समझ में गया। अब तापमान टेम्परेचर के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है, और वो ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? तो वसा से होती है। तो शरीर का ताप बनाए रखने के लिए क्या होता है? क्या इसकी आवश्यकता होता है? कैलोरी की। मतलब इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी हो जाए। ठीक है ना। इसके बाद, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, क्योंकि पहाड़ों पर ठंड अधिक होती है, पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, ऑक्सीजन कम होती है। कौन सा आंसर होगा? पहाड़ों पर क्या होता? वायुदाब कम हो जाता। ठीक। अब देखो, पानी उबलने को कहते हैं क्वथनांक, मतलब बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहेंगे? क्वथनांक, है ना। अब जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? जल का क्वथनांक बिंदु। तो आपने कहा कि सर जल का जो क्वथनांक बिंदु, जल कितने डिग्री पर उबलता है बताइए? 100 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री पर उबलेगा? 100 डिग्री से। ठीक है ना। लेकिन बात क्या होता है कि यदि दाब बढ़ा दें, प्रेशर को बढ़ा दिया जाए, या अशुद्धि मिला दो, इनप्योरिटी को मिला दिया जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ाने पर या इनप्योरिटी मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो पहले तो ये बताओ कि हाँ, नहीं बढ़ेगा। समझ में आया बात? क्या होता है? बढ़ जाता है। आप सुनो पहले पूरा। जैसे पहाड़
तो पहाड़ पर पहली बात यह है कि वायु दाब ज्यादा होता कि कम होता? बताओ क्यों कम होता? क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी जो है, जिस पृथ्वी के पास में जो चीजें हैं, जितने पास है वायुमंडल उतना तो डेंसर है, और पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो ये डेंसिटी घटती जाएगी, कम हो जाएगा, तो वायु दाब कम। ऊपर जाएंगे तो वायु दाब क्या हो जाएगा? रेयरर हो जाएगा, नीचे आएंगे तो डेंसर हो जाएगा। अब इतना बताओ कि पानी उबलता है 100 डिग्री पर, कितने डिग्री पर उबलता है? 100 डिग्री पर। तो पहाड़ पे पानी कितने पे उबलेगा? 80, 100 या 120? पहाड़ पे पानी कितने डिग्री पर उबलेगा? 80 डिग्री पर, 100 डिग्री पर या 120 पर? क्या हो जाएगा बताइए? वहां पे वायु दाब कम है कि ज्यादा? कम है, तो निश्चित सी बात है कि 80 पे उबलेगा। अच्छा, प्रेशर कुकर में कितने डिग्री पर उबलेगा बताओ? प्रेशर कुकर में कितने डिग्री पर उबलेगा? तो 120 पे। अब आपको ये देखने में लग रहा है उल्टा, अब हम इसको सीधा कर देते हैं। जैसे दाल पकाते हो तुम लोग, खाना बनाते हो, तो दाल का नेचर है कि 100 डिग्री सेल्सियस हुआ और दाल गल गई, 100 डिग्री हुआ, पानी उबला और दाल गल गई। अब पर्वत पे क्या हो गया? दाल का नेचर तो 100 डिग्री पे पकने का है, लेकिन पानी उबल गया 80 पे, तो पानी तो 80 पे उबल गया, लेकिन दाल, समझ में आया बात? रही बात प्रेशर कुकर में, तो पानी उबलेगा 120 पे, लेकिन दाल पहले ही, पानी उबला नहीं लेकिन दाल, समझ में आया बात? तो जितना ऊंचाई पे जाओगे उतना बॉइलिंग पॉइंट घटता जाएगा, और जितना दबाव बढ़ाओगे उतना क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे आप क्या करते हो, खाना बनाते हो, सब्जी बनाते हो, तो सब्जी में क्या करते हो? पहले नमक डाल देते हो, और नमक डाल देते हो तो काहे पहले डालते हो? क्योंकि जल्दी पक जाए। अशुद्धि मिलाने से वो जल्दी क्या हो जाएगा? पक जाएगा। अगर आपको नमक नहीं मिलाना है, तो जैसे खाने के लिए आए तुम्हारे रूम पे कभी, तो थोड़ा धूल मिला दो, तो फिर इनको बताना मत कि धूल मिली है, खाना खाने के बाद कहेंगे बहुत टेस्टी खाना था। समझ में आया बात? तो चाहे तुम क्या मिलाओ, चाहे तुम उसमें क्या करो, नमक मिलाओ, चीनी मिलाओ, कुछ भी मिलाओ, इम्प्योरिटी मिलाओ, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? जैसे तो चाय बनाते हैं हम लोग, तो एक बर्तन में 1 कप क्या लिया? पानी लिया, और पानी लेने के बाद वो पानी गर्म हुआ, फल रहा है। अब उस पानी में जैसे ही तुम 1 पत्ती चाय डालोगे, सीधा ऊपर भागेगी, भागेगी नहीं? फिर भी बहुत ना भागेगी, उतनी अशुद्धि नहीं है। लेकिन दूध डालो तो एकदम बर्तन से जितना अशुद्धि डालोगे उतना ऊपर। ये बात समझ में गया आपका? तो अशुद्धि इसलिए खाना क्या हो जाएगा? वो जल्दी पक जाएगा, ठीक है ना? तो हमने आपको बताया कि जो जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना डिग्री है? 100 डिग्री। कितना डिग्री है? 100 डिग्री। नॉर्मल रूप से यहाँ पे 100 डिग्री पे पानी उबलेगा, जितना ऊपर जाओगे उतना 100 से कम पे उबलेगा। ऐसा नहीं कि 80 और 120। माउंट एवरेस्ट पे जाओ तो 60 ही पे उबल जाए। समझ में आया बात कि नहीं आया? और प्रेशर कुकर में जितना प्रेशर होगा उतना खाना जल्दी पक जाएगा, पानी आधे कम। समझ में आया बात कि नहीं आया? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था तुम्हारा कि पहाड़ों पर क्या होता है? वायु दाब क्या होता है? कम होता है, ठीक है ना? वायु का दबाव पहाड़ों पर कम हो, ठीक है ना? क्लियर बात, समझ में आया? आगे बढ़े। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग किस विविधता के कारण होते? कई बार क्वेश्चन, एकदम पैट क्वेश्चन। तारों के रंग किस कारण होंगे? तापमान के कारण, दाब के कारण, घनत्व के कारण, या विकिरण के कारण? ठीक है ना? नहीं, तापमान के कारण। किसके कारण? टेम्परेचर के कारण। समझ में आया बात करनी है? विकिरण के कारण क्या होता है? आसमान का रंग नीला होता है। रेडिएशन क्या करता है? आसमान के रंग को नीला दिखाता है। जबकि जो भिन्न भिन्न, बिल्कुल पैट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, टीसीएस में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी में। तो तापमान के कारण क्या होता है? रंग परिवर्तन होता है, ठीक ना? इसके बाद में अगर देखा जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है? बताओ। 1284 मीटर प्रति सेकंड की 3980 मीटर प्रति सेकंड की 1598 मीटर प्रति सेकंड
या 1498 मीटर प्रति सेकंड कितना होगी? देखो ध्वनि की चाल तुम जानते हो, तो ध्वनि की जो चाल है वो वायु में ध्वनि की चाल कितना ये बता दो बस। 332 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। अब जो ध्वनि की चाल है वो डिपेंड किस पे करेगी? किस पर? तो ध्वनि की चाल है वो घनत्व पर बेटा। किस पर डिपेंड करेगी? घनत्व पर। और प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता और घनत्व पर ये ध्वनि की चाल क्या करती है? निर्भर करती है। समझ में आया बात कि नहीं है? तो वायु में ध्वनि की चाल 332। अगर यहीं पे हम भाप करते हैं तो थोड़ा घनत्व बढ़ गया तो ये 405 हो जाएगा। समझ में आया बात कि नहीं? और इसी में अगर हम जल की बात करें तो जल में 1493 होती, कितना? 1493 मीटर प्रति। अगर हम लोहा की बात करें तो लोहे में 5130, कितना? 5130 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम कांच की बात करें तो लगभग 5600 हो जाएगा। और अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, तो एल्युमिनियम में चाल सबसे अधिक यानी कि 6400 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आया बात? 3 याद कर लो आप। वायु में ध्वनि की चाल कितना? जल में या लगभग 1500 मान सकते हो। समझ में आया बात कि नहीं है? और ठोस में कितना हो जाएगा? लगभग 5000 मान लो, बस, ठीक ना। अब इसमें क्या है, जल में पूछा गया, आंसर 1493 तो दिया नहीं है, तो 98 लगा सकते हो। समझ में आ गया नहीं आ गया? अगर ये पूछा जाए कि समुद्री जल में, तो समुद्री जल में ध्वनि की चाल ज्यादा होगी या कम होगी बताओ? क्योंकि डेंसिटी बढ़ गई, ज्यादा होगी। 1533 मीटर प्रति सेकंड। पारा अल्कोहल में लगभग 1200 होती है, कम होती है। तो ध्वनि की चाल वायु में 332 है, जल में लगभग 1500, और इसके बाद में लोहे में लगभग कितना? ठोस में मान लो 5000 ओवरऑल। सबसे अधिक क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम, 5%, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? वह लेंस जो किरण को एकत्रित करता है उस लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी, कन्वर्जिंग या अपसारी, डाइवर्जिंग, प्लानो? हाँ बताओ। अभिसारी। देखो बेटा लेंस कम से कम तुम लोगों ने 2 प्रकार के देखे। एक ऊपर लेंस बना है, और एक, अब ऊपर वाला लेंस कौन सा है? उत्तल है क्या? अवतल? ऊपर वाला कौन सा लेंस? उत्तल, ठीक है ना। उत्तल का मतलब, कि बीच में मोटा। उत्तल का मतलब क्या हो जाएगा? बीच में क्या है और किनारों पर पतला। ये क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस, उत्तल, ठीक है ना। और इसके बाद में ये अवतल है, अवतल। कॉन्वेक्स हो गया और ये कॉनकेव हो गया, है ना। तो ये क्या है? बीच में पतला और साइड में, एक हो गया कॉन्वेक्स, एक क्या हो गया? कॉनकेव। तो इसमें गुफा सी बनी है तो समझ जाना, केव, गुफा, कॉनकेव। और ये तो तुम कॉन्वेक्स जान ही गए। इसका लेंस का मतलब ही होता है कि प्रकाश को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजना। अगर प्रकाश को एक साइड से दूसरी साइड ना भेजेगा तो उसे लेंस नहीं दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? यानी कि मिरर। तो लेंस जो है जब प्रकाश की किरण को एक साइड से दूसरी साइड भेजेगा, तो जब ये जो उत्तल लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये प्रकाश को सेंट्रलाइज करेगा। क्या करेगा? कन्वर्ज कर देगा, सीधी सी बातें है। और ये क्या करेगा? ये डाइवर्ज कर देगा। समझ में आया बात? तो यहाँ पर एक लेंस क्या कर रहा है? एकत्रित कर रहा है, और एक लेंस क्या कर रहा है? फैला रहा है। तो जो एकत्रित करेगा इसे क्या कहेंगे? अभिसारी। क्या कहेंगे? अभिसारी। समझ में आ गया? कन्वर्जिंग लेंस। और जो फैलाएगा इसे क्या कहते हैं? अपसारी। समझ में आया बात तो नहीं आया? एक जो रोकेगा। अच्छा इसमें ये बताओ कि धनात्मक कौन है और ऋणात्मक कौन है? दोनों लेंस में से प्लस वाला कौन सा है और माइनस वाला कौन सा है?
ये क्या कर रहा है, सबको जोड़ रहा है। ये क्या कर रहा है, सबको, बस समझ में आ गया। तो चश्मा जो तुम लगाए हो या जो भी लगाया है व्यक्ति, समझ जाना कौन सा प्लस वाला है कौन सा। समझ में आया बात कि नहीं है। जैसे हमारा जो नेत्र है, आंख है, उसमें कौन सा लेंस लगा, बोलो। आंख में कौन सा लेंस, आंख जो है इसमें बेटा कौन सा, अभी कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है। ये क्या करेगा कि जो भी प्रकाश आएगा इसको रेटिना पे सेंट्रलाइज करेगा। जो भी प्रकाश आएगा उसको रेटिना पे क्या करेगा, एकत्रित करेगा। तभी तो प्रतिबिंब बनेगा ना, नहीं तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। समझ में आ गया। अब इसी में दृष्टि दोष भी होते हैं। जब लेंस मोटा हो जाता है तो निकट दृष्टि दोष, जब पतला हो जाता है तो दूर दृष्टि। अभी किसी दिन कोई क्वेश्चन आएगा तो हम आपको दृष्टि दोष समझाएंगे। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रिज्म से गुजरने पर, उसका आंसर बता दिया था हमने। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है, बताओ। प्रिज्म, जैसे कोई प्रिज्म है और कोई इसमें से प्रकाश की किरण जाएगी तो ये सीधी जाएगी, बोलो जाएगी क्या, क्या होगा, फैलेगी। कितने रंगों में, 7 रंगों। 1 2 3 4 5 6, एक और बना देते। हाँ। सबसे कम डिस्टर्ब कौन होगा, लाल रंग। सबसे अधिक समझ में आया बात तो नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि रेड कलर बेटा सबसे छोटे आयाम बनाएगा, सबसे कम विचलित होगा, इसलिए रेड कलर दूर तक जाएगा। और बैगनी कलर सबसे अधिक क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, आयाम बड़े, तुम सीधे जाओगे तो दूर तक जाओगे और मटक मटक के जाओगे तो पास तक। समझ में आ गया, हाँ जी समझे आप। तो कौन, रेड सीधा जाता है। इसलिए गाड़ी का सिग्नल कैसा, कौन से कलर का, गाड़ी की बैकलाइट किस कलर की, रेड का है, जिससे पीछे दिख जाए कि लाल रंग है। समझ में आ गया नहीं आ गया, सिग्नल दिख जाए, खतरे का निशान लाल कलर का। दुल्हन का जोड़ा, ना समझोगे तुम लोग आगे। तो सबसे अधिक डिस्टर्ब कौन सा होता है, ठीक है ना। इस 7 रंग से कितना बना, व्हाइट कलर से। लेकिन बैगनी से भी अधिक स्लो चलने वाला जो रंग है उसे कहते हैं पराबैगनी, क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट। और रेड से भी अधिक स्पीड में चलने वाला कलर है उसे कहते हैं अवरक्त, क्या कहते हैं, इंफ्रारेड। समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े। निम्नलिखित में कौन सी धातु अपने चिन्ह से दर्शाया गया का सामान बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में प्रयोग होता है। उसका कुल मिला के बल्ब में कौन सा तंतु लगा होता है, टंगस्टन। बल्ब में कौन सा, टंगस्टन। बल्ब जलता है नहीं, क्या होता है, चमकता है। वेरी गुड, हमने आपको बताया था कि जो जलेगा वो पूरा जल जाएगा, ठीक है। कोई चीज बिना ऑक्सीजन के जल नहीं सकती, समझ में आ गया। कोई बिना ऑक्सीजन के, आज बिना ऑक्सीजन के भोजन नहीं जलता अंदर, कोई भी वस्तु। सूरज के पास जाओगे तो आग लगेगी, बताओ, सूर्य के पास जाने से आग लगेगी ना, ऑक्सीजन नहीं है, फिर क्या होगा, सिकुड़ जाओगे, श्रिंक कर जाओगे। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज, हाँ जी, बस जलन हो सकती है कि तुम्हारे पास अच्छा सूट है, हमारे पास अच्छा सूट, हाँ समझ में आ गया, जलन हो सकती, बाकी दूसरा कोई जल नहीं सकता। किसके लिए, ऑक्सीजन। तो टंगस्टन लगा होता, जानते हो टंगस्टन को किससे दर्शाते हैं, तब, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है। तड़ित चालक बनाने में प्रयुक्त धातु, तड़ित चालक क्या कहलाता है, बिजली का चमकना। जब 2 बादल रगड़ते हैं तो बिजली चमकती,
है ना। बिजली चमकती है, बादल गरजते, तो पहले गर्जना सुनाई देती है कि चमक? मतलब पहले फोटो खींचती है कि बैंड बजता है? पहले फोटो ही तो आएगी तभी तो बैंड बजेगा। समझ में आया? तुम्हारा कुछ नहीं होना, रडुआ रहोगे। पहले क्या होगा? फोटो, फिर बैंड। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो फोटो काहे पहले खींचेगी? क्योंकि लाइट की स्पीड कितना है? लाइट की स्पीड कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना? 1 सेकंड में कितना? 3 लाख। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जबकि ध्वनि की 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना? बुरा ना मानना, 2 हो जाए 2। नहीं, हम कहे कि तुम सोचो के सर, कोई बात नहीं, तो हम जो पहले कहे वही सत्य रहे। हाँ, वही सबसे सुखी इंसान वही है बेटा, जान लो तुम। तो बड़े भवन जो होते हैं, बात सुनो, बड़े भवन होते हैं उनके ऊपर एक तड़ित चालक सा लगा होता, तुम लोगों ने देखा, इसलिए जिससे कि बिजली वहां पर गिरे तो आवेश के लिए तुरंत वो जमीन में चली जाए, इस भवन को कोई नुकसान ना। तो एक कुछ धातु का बना होता है। तो आप पर ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। किसी चर्च पे देखना, खासकर जो पुराने मकान हैं जो सिस्टमेटिक बने हैं, उनमें 2 चीजें देखना तुम। एक तो अर्थिंग, आजकल के मकान में तो अर्थिंग ही नहीं होता, और दूसरा क्या? तड़ित चालक ये लगा होगा जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखे, खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले सिरके में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सबसे आसान है? पहले तो उसका ऑप्शन ही लिखा है, सबसे खतरनाक तो बात है। देखो, जब हमने इसको देखा उससे हम क्वेश्चन पहले मंगा लेते हैं, तो हमने कहा यार सामने सामने लिखा है उसका, तो दूसरे का तो कोई आवश्यकता ही नहीं। समझ में आया? आगे देखें, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त मापी जाती है? बोलो। पेट्रोल, पेट्रोल की गुणवत्ता, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ऑक्टेन संख्या, वेरी गुड, क्या हो जाएगा? ऑक्टेन संख्या। ठीक। अच्छा, क्रूड ऑयल आता है, कच्चा तेल, रिफाइनरी में जाता है। क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर, इसकी है रिलायंस वालों। समझ में आया? और इसमें रिफाइनरी में चैम्बर होते हैं, इसी चैम्बर में अलग अलग तेल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अलग अलग उस पर उसको है ना। तो इसका एक क्रिया केमिस्ट्री में हमने आप लोग को पढ़ाया जिसका नाम है प्रभाजी आसवन। क्या पढ़ाया? प्रभाजी आसवन, है ना। आसवन विधि वो है जिसमें द्रवों को पृथक किया जाता है। जैसे मान लो तेल में पानी चला जाए, तेल को उबालोगे तो तेल 180 डिग्री पर बॉइलिंग पॉइंट है तेल का, और पानी का कितना है? 100 डिग्री, तो पानी अलग हो जाएगा तेल से। लेकिन अब कई तेल हैं तो उसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? प्रभाजी। क्वेश्चन बहुत पूछता है कि तेल को कैसे, खनिज तेल को कैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, मिट्टी का तेल, केरोसिन, तो वो क्या हो जाएगा? प्रभाजी आसवन। सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी शोधनशाला कोयली है, कौन सी है? कोयली। ये बात समझ, ये भी गुजरात में है। सबसे बड़ी पाइपलाइन HVJ, समझ में आया? हजीरा, विजयनगर और जगदीश। HVJ पाइपलाइन भारत की लगभग 4000 किलोमीटर से लंबी पाइपलाइन, 10 पाइपलाइन है भले ही, लेकिन सबसे बड़ी पाइपलाइन कौन सी है? तो HVJ। ये क्वेश्चन लगातार आने वाले क्वेश्चन, समझ में आया बात नहीं? तो क्या हो जाएगा? ऑक्टेन संख्या। इसके बाद दांतों में कठोर इनेमल की परत बनी होती है। इनेमल क्या है? दांतों के ऊपर एक कोडिंग कड़ी है जो कि सबसे हार्ड मटेरियल ऑफ टीथ और हार्ड मटेरियल ऑफ ह्यूमन बॉडी, शरीर का सबसे अधिक कठोर भाग क्या है? इनेमल। ये बात समझा गया? दांत जो है ना उस पर एक परत चढ़ी है। नहीं समझ में आया? ऊपर बात, ठीक है। जैसे लड़कियां वो क्या लगाती हैं? नहीं, नेल पॉलिश नहीं, ट्रांसप्लांट कुछ होता है।
नेल पॉलिश तो नेल को पॉलिश कर देगा, लेकिन नेल पॉलिश लगाने के बाद कुछ ऐसा लगाती हैं कि वो चमकता रहता है। डबल कोट। तुम लोग शरीफ हो, तुम्हें पता नहीं, खतरनाक वाली लड़कियां लगाती हैं तो अच्छा शरीफ नहीं है तो क्या होता है बताओ तो। हम जानते हैं ना, इसलिए तो हम कहे कि तुम लोग शरीफ हो तुम। हाँ तो भाई कई क्लासेज हमारी ऐसी हैं जिसमें लड़कियां नहीं महिलाएं पढ़ती हैं। जैसे गृह विज्ञान की क्लास है, उसमें केवल 40-45 महिलाएं ही हैं, 2-3 ही लड़कियां आती। अब वो एक पाव तो लिपस्टिक लगा के आती हैं, पता नहीं कितना। अब उनकी गलती नहीं है, वो भाई शादीशुदा है तो मेकअप करना उनका काम है, उनकी गलती नहीं। दिक्कत समझ में आया बात तो। अब अच्छा नहीं लगता ना बेटा, कभी कभी तो हम पूछ भी लेते, ऐसी बात नहीं है। समझ में आ गया? हाँ, उनके जो फंडे हैं वो उनको भी सिखाते हैं, तुम लोग भी हम गुरु हैं तो गुरु तो क्या ही होता है ना, गुरु का काम क्या है? सबको शिक्षा देना, छोटे को छोटा, बड़े को बड़ा। तो इसलिए जो है, हाँ सुनो, खैर मुद्दे पे आओ यार, लंबाई में ना जाओ, मुद्दे पे आओ। तो वो लिपस्टिक जो क्या लगता है, नेल पॉलिश। नेल पॉलिश तो भाई लाल, हरी, बैगनी होती है ना। तो जो है ना, इसके बाद ऊपर कोई कोटिंग होती है, ट्रांसपेरेंट होता है। ऐसे ही वो तो भाई अब हम पता नहीं वो क्या हो गया, जानकारी तो रखते हैं ना। लगाने का मतलब ये थोड़ी भाई, नहीं तुम्हारी गलती नहीं, हमारे कई छात्र इसी अध्ययन कोचिंग के, आपको विश्वास नहीं होगा, रामबाग ब्रांच के, कहीं यहाँ ब्रांच के, तुम्हारे बैच का नहीं, जिसमें लड़के वो लगाते हैं क्या, नहीं हेयर बैंड तो आम बात, हेयर बैंड लगाएंगे, ऐसी चोटी बांधेंगे और लिपस्टिक लगाएंगे। हम 1-2 बार कभी कभी हम सामान्य व्यक्ति की तरह, हम अपने आप को बहुत हाई फाई नहीं किए, तो किसी ने तुम जैसे बुलाओ कि हमारे सर आओ चाय पी जाओ, तो हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं चाय पी, तो उनके रूम पर जाते हैं तो रूम छोटा सा है। हमारी पहली दृष्टि होती है किताबों पर, क्योंकि जो जितना बड़ा चोर है उतना ही होगा, हम तो किताबों विद्या के चोर हैं, तो किताबें देखते मामला क्या। अब एक ही 2 अलमारी होती है, एक मेज होती है, तो कहीं ना कहीं उसकी लिपस्टिक दिख जाती है, मामला क्या है इधर। तो वो फिर बताता है कि सर आप गलत न समझना गुरुजी, कभी कभी हम ही लगा लेते हैं। तो उनका भाई एक ऐसा छात्र था जिसके होंठ हमेशा पिंक रहते थे, गुलाबी। किसी किसी का तो नेचुरल हो, किसी किसी का नेचुरल नहीं होता, पकड़ में आ जाता हूँ। तो ऐसे ऐसे भी छात्र हैं। वैसे तुम भी स्वतंत्र हो, लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ में आ गया है? दांतों में कठोर, एनामल सबसे कठोर होता है, टेंटाइन सबसे चमकीला और एनामल सबसे कठोर, ठीक है ना। इसके बाद में नैसर्गिक रबड़ किसका बहुलक है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है, तुम लोग जानते होगे। बोलो। रबड़ जो है वो एक पेड़ में कट लगा के दूध निकलता है, लैक्टेस, समझ में गया नहीं यार। और इसके बाद फिर उसका केमिकल क्या है, तो आइसोप्रीन, समझ में गया। तो ये आइसोप्रीन का इसका पॉलीमराइज करके उसको बनाया जाता है, बहुलक है। ये सब रटने वाले क्वेश्चन है। स्कर्वी हमने अभी बताया था, तो स्कर्वी रोग, विटामिन सी बताया था ना। रासायनिक नाम क्या, एस्कार्बिकम। इसकी खोज कर नाभिक कौन है? पहले जो नाभिक थे वो बड़ी बड़ी यात्राओं पर जाते, समझ में आया बात? बड़ी बड़ी यात्राओं पर नाभिक जाते थे। फिर उसमें क्या होता था, नाव में कोई ऐसी चीज, ताजे फल तो होते नहीं, तो उनकी स्किन लूज हो जाती। उन जो विटामिन सी की खोज उन्हीं नाविकों को जाती है। ये बात समझ में आ गया आपका? तो पता चला कि एस्कार्बिक एसिड जो है, विटामिन सी अगर पर्याप्त मात्रा में लोगे तो आपकी स्किन दुरुस्त रहेगी, बीमारियां जल्दी से नहीं पकड़ेंगी। सबसे अधिक विटामिन सी किसमें होता है? आंवला। मैंने आपको बताया, ये भी क्वेश्चन, प्रतापगढ़ में आंवला बहुत होता है, यहाँ पे आप जानते हो, ठीक। मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रुधिर द्वारा शरीर के शेष भागों में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है? बोलो। हम लोग सांस लेते हैं, कौन सी गैस, कौन सी गैस लेते हैं? मिश्रित। जब सांस लेंगे तो इसे कहेंगे निश्वासन, क्या कहेंगे? इनहेल। जब सांस छोड़ेंगे तो उच्छ्वास, क्या कहेंगे? दोनों क्रियाओं को श्वासोच्छ्वास।
इनहेल एक्सहेल। तो जब सांस लेंगे तो जो भी वायुमंडल में उपस्थित है नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है 78%, कितना, ऑक्सीजन कितना है 21%, आर्गन कितना है 0.9% और CO2 कितना है तो 0.03%। तो ये बेटा हम लोग सांस लेते हैं तो कौन सी गैस, कंपाउंड गैस है, इससे हम लोग O2 नहीं लेते। कैसे ले सकते हैं बोलो, सिलेंडर से नाक तो लगा नहीं लेते। जब छोड़ेंगे तो भी मिस्टर 78% नाइट्रोजन लिया था वापिस, ऑक्सीजन कितना लिया था 21%, वापिस कितना कितना आर्गन लिया था वो वापिस, और यहाँ पर 4, लेते भी ज्यादा ऑक्सीजन है। और अब तुमने सोचा कि गुरुजी हम तो लेते O2 को छोड़ते CO2, और पेड़ क्या करता CO2 लेता छोड़ता O2। तो यहाँ कितने लोग जितने भी बैठे हैं आप लोग सबके साथ एक पेड़ होना चाहिए, बताओ ना, कोई किसी के पेड़ की चोरी कर ले। रजाई में क्या करते हैं हम लोग सर्दियों में, कवर कर लेते फिर कवर में ही उठते, है कि नहीं है। तो बात क्या है कि हम लोग कौन सी गैस लेंगे, कंपाउंड गैस, छोड़ेंगे कौन सी, कंपाउंड। समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। तुम तो लंबे हो, तुम्हारी रजाई में या तो पाँव निकले रहते होंगे या सिर, अच्छा जीवा की तरह उड़ते हो ट्रायंगुलर शेप में। तुम तो फोल्ड करके, तुमको फोल्ड करके छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कितनी लंबाई है तुम्हारी, अच्छा कोई बैड ही नहीं बना तुम्हारी, दरवाजे में भी झुक के, सही बड़े अच्छा है भाई। हम तभी तो कहे थे कि तुम जैसे लंबे लोग अधिकारी बने, तभी तुमको आशीर्वाद दिया गया है ना। बिल्कुल कर ना करोगे तो मार मार करवा लेंगे हम, समझ में आया। माटी रहे अगर सही तो उसका, समझ में आ गया। चिलम बनाना की सुराही वो तो हमको आता है, बस माटी में कंकड़ ना रहे, नहीं तो दिक्कत है जो, ठीक है। चिलम ना बनने देंगे, टेंशन ना लो, नहीं तो गर्म ही बने रहोगे जब तक। हाँ खुद भी शीतल रहो और उनको भी शीतल रहो, ठीक है, समझे बात। अभी 120 सिलेक्शन हुए थे जेई के पद पर, तो इंटरव्यू उनका वो सब डिस्ट्रीब्यूट किया था क्या, हाँ टेक्निकल वाला एक बैच था हमारा, तो उसमें ऐसा कोई लड़का ना होगा जिसको गरियाए ना होंगे, जिसको कायदे से गरिया देंगे वो सेलेक्ट होकर अधिकारी बन जाएगा। तो समझ में आया बात कि नहीं आया, तो तुम समझ लो कि तुम्हारा बनना है एकदम। तो बेटा ये जो सांस हम लोग सांस लेते हैं वो फेफड़ों तक पहुंचे, और फेफड़ों में छोटे छोटे वायु कोश हैं, समझ में आया। इंग्लिश में कहते हैं एल्वोलाई, क्या कहते हैं। और ये जो एल्वोलाई की क्वांटिटी ऑफ एल्वोलाई जो दोनों फेफड़ों में है उनकी संख्या है 30 करोड़, कितना हो जाएगा, एक फेफड़े में 15 करोड़। तो एल्वोलाई वो मशीन है जो कि मिश्रित गैस से केवल, और हाँ हीमोग्लोबिन आएगा, ऑक्सीजन दे देगा और CO2 को लेके बाहर कर दो। जब क्लास पढ़ाएंगे तो आपको विस्तारित हम आपको बताएंगे, तो क्लास में हमने आपको बताया होगा। तो इसमें ये क्या हो जाएगा आपका, है ना। मानव शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणु के खिलाफ रुधिर का कौन सा घटक लड़ता है, बोलो। हीमोग्लोबिन, RBC, WBC, WBC। मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज, लैक्टिक, ठीक है। इस पे ही बहुत विस्तारित है लेकिन अब मूड नहीं बताने, आगे बढ़ो। मछली के समूह को क्या कहा जाता है, तुम्हें कैसे पता, कहा तो स्कूल ही जाता है, राइट, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन आया है तो तुम लोग पढ़ लिए होगे। एक किताब आती है विज्ञान प्रगति, और वो सरकारी विज्ञान मंत्रालय की है, तो बहुत महंगी नहीं है। हम आप लोग से बार बार इस बात को कहते हैं, एक किताब योजना, एक कुरुक्षेत्र, और एक विज्ञान प्रगति, और एक भूगोल और आप आती है। सब किताबें मिला दिया जाए तो, और इसमें प्रतियोगिता दर्पण भी मिला लो तो 200 रुपये में महीने में आ जाती हैं।
और ये किताबें इतना महत्वपूर्ण है, पता चला कि मछली के बारे में आए तो लाखों मछलियों की टाइप बता डालो। मतलब एक विशेष है, सब सरकारी है, नहीं तो 20 रुपए की योजना ना आती, 20 रुपए से अधिक उसमें कागज लगा है, लेके देख लेना तुम, कुरुक्षेत्र ना आती। और ये किताबें ऐसी हैं कि आपके ज्ञान को मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सिविल की तैयारी करते हैं उनको तो ठीक है, जो सिविल में नहीं करते हैं, अब ये सब क्वेश्चन एसएससी वाले आप समझिए, यूपीएससी के डिस्पोजल क्वेश्चन टीसीएस वाले सॉल्व नहीं कर पाते, और तो छोड़ो, इतना समझ में आया बात कि नहीं आया, बहुत टफ क्वेश्चन रहते। तो इसके लिए उन किताबों में काफी कंप्लीट मैटर होता, वो तो तुम क्वेश्चन पढ़े हो तो तुम समझ गए हो, ठीक है। सबसे अधिक विविधता अगर जीवों में देखी जाती तो मछलियां हैं, सबसे अधिक जिस जीव में विविधता है तो वो क्या है, इसमें, समझना। आगे बढ़े हम लोग, पुष्प की सूखी गई कलियां क्या बनती, पुष्प में, हाँ, सूखी हुई कलियों से क्या बनेगा, इलायची, दालचीनी, लौंग, लौंग पुष्प कलिका तो है, लेकिन केसर सूखी हुई, वो हाँ जब सूखेगा तो केसर, ये बात समझ में गया आपको, पुष्प कलिका, वर्तिका, वर्तिका जब सूखेगा केसर, ठीक है ना। अब इसमें 20 क्वेश्चन तो ठीक थे तुम्हारे, 5 ये रिपीट करा दिए तुम्हारा। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सा है, अभी बताए थे, बनाने वाले की गलती है, कल से उसको चेक करेंगे, समझे बात। ये रिपीट हो गए क्वेश्चन 5। किसी व्यक्ति के, हाँ कल बताए थे आपको, हर्ष से पेंसिल उठाने की गतिविधि को संभव करने के लिए कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करेगा, बताओ कौन सा होगा इसमें। चारों ऑप्शन में कपाल, क्रेनियम, अनुमस्तिष्क, सेरेब्रम, आधार जैसे हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क, सेरेब्रम, क्या हो जाए। देखो थोड़ा बता ही दें, अच्छा जैसे मस्तिष्क का वजन कितना होता है पहले बताओ, 1400 ग्राम, कितना होता। इसके चारों तरफ झिल्ली है, मेनिंजेस, कौन सी झिल्ली है, मेनिंजेस का आवरण है। मस्तिष्क के 3 भाग हैं, कितने भाग हैं, एक को कहते हैं अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, दूसरे को मध्य मस्तिष्क, और तीसरे को पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में बेटा 2 भाग हैं, एक का नाम है सेरिब्रम, क्या नाम है, सेरिब्रम 2/3 होता टोटल मस्तिष्क का। दूसरे का नाम है डाइएन्सेफेलन, डाइएन्सेफेलन के भी 2 भाग हैं, एक का नाम है थैलमस, और दूसरे का नाम है हाइपोथैलेमस। ठीक ना। मध्य मस्तिष्क के भी 2 भाग हैं, एक का नाम है कार्पोरा क्वाइडी जेमिना, दूसरे का नाम है सेरिब्रल पेंडिकल। पश्च के भी 2 भाग हैं, एक का भाग है सेरिबेलम, और एक का क्या नाम है मेड्यूला ऑब्लांगेटा।
संतुलन बनाएगा कौन? हृदय की गति। धड़कन कंट्रोल कौन करेगा? इधर पश्चिम मस्तिष्क। सेरिब्रम याददाश्त। हार्ड डिस्क समझ लो। सोचना, जो आप सोच रहे हैं। समझना, जो समझ रहे हैं। निर्णय करना, चिंतन, मनन, सबका केंद्र क्या हो जाएगा? थैलेमस में भूख प्यास। भूख लगती है आपको? बोलो, कब लगती है? भूख कब लगेगी? जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, तो ये सेरिब्रम बताएगा। खाना खाइए। एक फूट। प्रेम घृणा, किसी से प्रेम, किसी से घृणा। गुस्सा, हाँ, चिड़चिड़ाहट, समझ में आ गया? खुशी, पेशीय संकुचन, तापमान नियंत्रण, ये सब कौन बोले बताएगा? थैलेमस। नहीं सॉरी, हाइपोथैलेमस। गलत बोल रहा था मैं। थैलेमस में ताप वो है आपका ठंडा गरम और दर्द। कोई बड़ा दर्द होगा तो यहाँ पे दर्द हो। ये बात समझ में आ गया आपका? और इसके बाद में कार्पोरा को देखना हो सुनना, ऑडियो और वीडियो। समझ में आया? देखना और सुनना किसके द्वारा होता है? तो कौन देखता है? आंखें। कौन? दिमाग। आंखों के द्वारा, आंखों के द्वारा देखा जाता है, ठीक ना? जो आप देखते हो वर्तमान है? नहीं, भूत। बताओ, वर्तमान है? वर्तमान जो तुम सोचते हो। देखने में इसका चित्र रेटिना पे जाएगा, रिफ्लेक्टर है, तो कई सेकंड, माइक्रो सेकंड का समय लगता है। जो तुम सोच रहे हो कोई राइट है, वो ना पहले घट चुका है। सोचना ही नहीं घटा, लेकिन हम लोग उसी को मान लेते हैं। हमारी बात समझ में आया? बात कि नहीं आया? हाँ, वो अलग कहानी है। लेकिन अभी आपको जो मैंने बताया कि आप जो समझ रहे हो कि वर्तमान है, वो वर्तमान नहीं है। कुछ माइक्रो सेकंड पहले क्या जो पहले कभी कर चुके हैं, वो आपके दिमाग में। अब देखो, बहुत लंबा चैप्टर है, कभी खोलेंगे तो बताएं। ये मस्तिष्क का चैप्टर छोटा मोटा नहीं, इसमें कई चीजें, इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है। समझ लीजिए, आप चाहो तो सुपर मानव बन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक ना भैया? आगे बढ़े। समझ में आया कुछ के नहीं आया? श्वेत क्रांति वो कलई वाला है, दुग्ध वाला। वर्गीज कुरियन है ना। इसके बाद इस पादप को साकिए तो आंवला। उसमें ऊर्जा को कैलोरी में। ठीक है, आज का इतना ही। कल फिर मिलते हैं। कल मतलब परसों। गुड इवनिंग।